नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की किताब में से कक्षा 7वीं पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियां अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 3 हिमालय की बेटियां। लेख से प्रश्न संख्या 1। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है, नदियों को माँ स्वरूप तो मानना हो गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न संख्या 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच में से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। प्रश्न संख्या 3। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर है, जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणकारी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावे ये नदियाँ गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। प्रश्न संख्या 4। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेख से आगे से प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 1 और 2 स्वयं करना होता है। प्रश्न संख्या 3। ये लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर है, 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई, जो कि मानव अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। प्रश्न संख्या 4। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर है, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा। अनुमान और कल्पना कीजिए। प्रश्न संख्या 1। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आँखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। उत्तर है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है, पर हम उन्हें माँ समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वह हमें तथा धरती को जल प्रदान करती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती हैं।
एक सच्चे माँ एवं मित्र के रूप में नदियाँ हमारी सदैव हितैषी रही हैं और उन्होंने भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वह अपर्याप्त है। उनमें दिखावा अधिक है, वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो निम्न है। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि हैं। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों के सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। प्रश्न संख्या 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों को एक निबंध लिखिए। उत्तर है, सभी विद्यार्थी मिलकर चर्चा कीजिए। चर्चा हेतु संकेत बिंदु दिए गए हैं। जल प्राप्ति, बांध बनाना वर्षा में सहायक, सिंचाई में सहायक, आवागमन हेतु सहायक, बिजली बनाना। नदियाँ हमारे जीवन का आधार हैं। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियाँ अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती हैं। प्राणी मात्र ही प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियाँ धरती को उपजाऊ बनाती हैं, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। इसी कारण नदियाँ पूजनीय भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गाँव का बसेरा पाया जाता है। गाँव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल भी प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियाँ हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी पर लिखिए। अन्य पाठों से है, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। सागर की हिलोरों की भांति उसका ये मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मांजोरी के लिए भी कही जाएगी। प्रश्न संख्या 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है।
पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। अन्य उदाहरण है, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भावभंगी ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। हिमालय को ससुर और समुंदर को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। मिलान करना है यहाँ पे, संभ्रांत, चंचल, समतल, घना, मूसलाधार। विशेष्य में से करना है वर्षा, जंगल, महिला, नदियाँ, आगमन, आंगन। उत्तर है विशेषण संभ्रांत का मिलान चिन्ह होगा महिला, चंचल का मिलान होगा नदियाँ, समतल का मिलान होगा आंगन, घना का मिलान होगा जंगल, मूसलाधार का मिलान होगा वर्षा से। प्रश्न संख्या 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। उत्तर है छोटी, बड़ी, भाव, भंगी, माँ, बाप। प्रश्न संख्या 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। उत्तर है रात। रात को उल्टा लिखने से तार बन जाता है। ऐसे ही जाता, जाता को उल्टा करेंगे तो ताजा। भला, लाभ, राही, हीरा, नव, वन, नमी, मीन, नशा, शान, लाल, लला। प्रश्न संख्या 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस। उत्तर है सतलुज, शद्रुम, रोपड़, रूपपुर, झेलम, वित्सता, चिनाब, विपाशा, अजमेर, अजमेरू, बनारस, वाराणसी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।